पीड़ा को जब शब्दों में पिरोया जाता है तो वो रचनाएं बनती है। कविता किसी पेड़ के घने छांव की तरह है जो तपिश में आपको सुकून देती है। आज जिस शख्स के साथ चर्चा होगी वो खाकी में छिपा एक कवि हृदय है। खाकी और कविता दोनों ही दूसरे का दर्द समझते हैं और बांटते हैं। बस फर्क इतना है कि कविता मुखर हो जाती है और खाकी का अपना मयार है, पाइप जिसके अंदर रहकर ही उसको अपना काम करना पड़ता है। तो बात हो रही बिहार के भोजपुर के रहने वाले 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी कांतेश मिश्र की, जो वर्तमान में मोतिहारी के कप्तान है। टीसीएस में काम कर चुके कांतेश ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक और पुलिस प्रबंधन में परास्नातक किया है। कला और दर्शन में रुचि रखने वाले कांतेश को जब भी मौका मिलता है वे गांव घूमने निकल जाते हैं। उन्होंने अब तक 3 किताबें लिखी है, पाटलिपुत्र की छांव में, मगध सा मन और इंद्रप्रस्थ के काशपुष्प। सभी किताबें काफी पसंद की गई है। रचनाधर्मिता के साथ साथ खाकी की जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं कांतेश मिश्र, इन्हीं सब बातों को लेकर उनके मोतिहारी ऑफिस में बात हुई। बिहार का पूर्वी चंपारण गांधी जी के नाम से इसकी पहचान है और यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मोतिहारी, मोती झील के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। और यहाँ के पुलिस कप्तान जो है, आरक्षी अधीक्षक जिसको बिहार में बोलते हैं, कांतेश मिश्रा साहब हैं, 2015 बैच के आईपीएस हैं। और खाकी के साथ जो उनकी कलम की जो दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं, अपने खाकी की जिम्मेदारी को तो बखूबी निभाते ही हैं। उसके अलावा साहित्य की दुनिया में उनकी काफी रुचि है। अब तक वो 2-3 किताबें लिख चुके हैं। बिहार में पुलिस के पास काफी काम होता है और आरक्षी अधीक्षक के पास काम की कोई कमी नहीं होती है। उनको कहीं जाना भी है, उनका बिजी शेड्यूल है और वो उन्होंने बड़े मुश्किल से कुछ समय दिया है। तो आज आपको अपने कार्यक्रम शख्सियत में जिस शख्स से मिला रहे हैं वो हैं कांतेश मिश्रा साहब, 2015 बैच के आईपीएस अफसर। तो जानेंगे उनके जीवन के थोड़े से पहलू उनकी जुबानी कांतेश साहब की। तो सर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपको टाइम देने के लिए। सर, मैं जब ये मेरा कार्यक्रम है शख्सियत जिसमें हम लोगों को रूबरू कराते हैं, तो एक मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल होता है कि शुरुआती पढ़ाई लिखाई आप बॉर्न एंड बॉटम कैसे रहा और क्या एजुकेशन रहा? तो एक छोटा सा अपने बारे में जरा सा इंट्रोडक्शन अगर आप दें तो। बाबूजी हमारे पश्चिम बंगाल में कार्यरत थे, संस्कृत के शिक्षक थे। तो हमारी शुरुआती पढ़ाई पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले में हुई। उसके उपरांत 10वीं की 12वीं परीक्षा हमने सुंदरगढ़ जिले उड़ीसा से पास की। फिर हमने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया शांति निकेतन से, प्राइवेट कॉलेज से। उसके उपरांत टीसीएस नामक कंपनी में 1.5 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया। फिर उसके बाद 3 साल तक यूको बैंक में हम आईटी मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे। और उसी दौरान यूपीएससी की तैयारी की और अपने दूसरे प्रयास में 2014 में ये परीक्षा पास की और आईपीएस बिहार कैडर में। घर पे कोई या आपके परिवार में या कोई रिलेशन में इस जैसे यूपीएससी को क्रैक करने का ख्याल कैसा, किसी को आपने देखा था या कोई रोल मॉडल था या जीवन में कोई वो टर्निंग पॉइंट था जब देख के लगा कि नहीं मुझे भी यूपीएससी करना चाहिए? यानी सामान्यतः बिहार उत्तर प्रदेश में ये है कि लोग तैयारी करते हैं, तो वो एक जानकारी जो आसपास के माहौल से थी। 2004 में रूपा मिश्रा मैम ने टॉप किया था, तो वो भी डीएवी के अन्य ब्रांच से वो उन्होंने पढ़ाई की थी, तो उनका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावित किया था। और उसके बाद से हर वर्ष जो यूपीएससी के जो टॉपर्स आते थे उनके इंटरव्यू वगैरह देखकर एक प्रोत्साहन मिलता था और फिर हमने वो तैयारी की। पुलिस की जो नौकरी ये 2015 से आप इसमें है, ये एक राउंड द क्लॉक ही जॉब होता है। मतलब पुलिस का कोई हॉलीडे नहीं होता है। आप हॉलीडे लीजिए, छुट्टी वो अलग बात है, पुलिस को हमेशा एक 24 घंटे की नौकरी होती है। इस बीच में ये मैंने देखा है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपकी जो किताबें हैं, तो ये लिखने का जो शौक आया, ये कैसे आया? और वो भी कविता के फॉर्मेट में। ये लेखन में एक बड़ा ही कठिन विधा मानी जाती है। गद्य पद्य में अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, ये एक इट्स अ टफ जॉब। कैसे ये शौक आया? शुरुआती दिनों में ही, स्कूल के दिनों में ही मुझे लिखने की आदत थी और जो एनुअल मैगजीन में हम कंट्रीब्यूट करते थे, अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में लिखने का शौक था। और हमारे पिताजी के संस्कृत शिक्षक होने का एक लाभ मिला। घर में अभिज्ञान शकुंतलम हो या रघुवंशम हो, पुरानी पुस्तकें घर पे रहती थी, कालिदास की हो या अन्य संस्कृत के लेखकों की हो। और इसके उपरांत पश्चिम बंगाल की जो एक संस्कृति है वो बहुत प्रभावित करती है, तो इस वजह से शायद व्यक्तित्व में आया। और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, आप किसी भी पेशे में क्यों ना हो। इनफैक्ट आपका ये दायित्व है कि जो भी आप सामाजिक, आर्थिक या जो भी समस्याएं और या जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं
और उसको लिखेंगे तभी वो आगे जनरेशन में जाएगा और वो ऐतिहासिक रूप में कहीं ना कहीं वो मदद करेगा। उदाहरण के तौर पे पुरानी जो पुस्तकें हैं मध्यकाल में हो या उसके पूर्व में भी हो, तो वो जो भी लेखक हैं वो कार्य के अलावा लेखन में कार्य करते थे। पूर्ण कालिक लेखकों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि लेखन से आर्थिक लाभ बहुत कम मिलता है, लेकिन इसके बावजूद हम सभी को लिखना चाहिए, क्योंकि लिखने से संस्कृति का विकास होता है और समय निकालकर अपने कार्य को उसी ढंग संपादित करते हुए अगर समय मिलता है तो प्रत्येक व्यक्ति को लिखना चाहिए। आपकी जो किताब थी पहली किताब, तो एक वो क्या कुछ मतलब उसका बेस क्या है हिस्टोरिकल टाइप से, आप क्या संदेश है उसमें, क्या आप बताना चाह रहे हैं जो आपकी पहली किताब, अगर आप उसको नाम के साथ थोड़ा बता सकें। पहली पुस्तक पाटलिपुत्र की छाँव से ये प्रतीकात्मक स्वरूप है अपने शहर अपने स्थान से प्रेम का। पाटलिपुत्र जो शब्द है वो सांकेतिक है अपने गृह स्थान का, जिससे हमारा जुड़ाव रहता है। हम भले कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर वो एक वृक्ष के रूप में अगर हम देखते हैं तो उसकी छाँव हमेशा उन पर पड़ती रहती चाहिए। तो पुस्तक में वही सब है, गांव घर संस्कृति लोगों से जुड़ाव, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब से उदारीकरण या बाकी चीज़ें आई हैं तो उसमें कैसे हम जब माइग्रेंट हम भी लिखते हैं उस चीज़ों को महसूस करते हैं। फिर जो समस्याएं हम देखते हैं किसानों की, मजदूरों की, या हम अपने मूल अपने से दूर होते जा रहे हैं, सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ता है। और उसमें ज़्यादातर कहानियाँ बहुत कविताएं जो हैं पूर्व में लिखी गई थी कॉलेज के समय में, तो अलग अलग समय वो संकलन हुए हैं। और बाकी जो पाटलिपुत्र की छाँव के अलावा और 2 किताबें हैं आपकी, उसमें कहीं ना कहीं वो एक जो एक अंग्रेजी में शब्द है नॉस्टैल्जिक होना, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पुरानी स्मृतियों से ही जुड़ा रहता है। क्या नाम है दोनों किताबों का? दूसरी पुस्तक है मगध सामन, और मगध सामन का तात्पर्य जो मगध तो बिहार राज्य को ही वो एक मगध जो है उदार शब्द की, अच्छा, वृहद और उदार एक साथ होने की परिकल्पना है। और बहुत पहले इतिहास पढ़ते समय चंद्रगुप्त मौर्य की जो व्यक्तित्व है उससे प्रभावित होकर, हमारे इतिहास के शिक्षक थे उन्होंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया था, उससे प्रभावित होकर वो नाम। और तीसरी किताब? तीसरी पुस्तक है इंद्रप्रस्थ के काशपुष्प है। तो ये संकलन थोड़ा भिन्न है, क्योंकि इसमें थोड़ा नयापन है लेखनी में, और इसमें काशपुष्प जो होता है वो मेरे ख्याल से भाद्रपद के महीने में काशपुष्प ज़्यादा खिलता है, तो किसी समय ये भाव आया होगा। और उससे जुड़ाव पश्चिम बंगाल से भी उस जुड़ाव को रखता है, क्योंकि काश पुष्प जब दुर्गा पूजा के ठीक पहले आता है तो कहीं ना कहीं वो उससे प्रतीकात्मक रहा हो, इसलिए आप बस 2 सवाल और। आप अभी जब बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि हर किसी को कुछ लिखना चाहिए, समय निकाल के जरूर। ये जो नया एरा है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, और अब जो हमारे बाद वाली पीढ़ी आ रही है, ये मोबाइल, टैबलेट और किंडल पर किताबों को पढ़ने का दौर है। डू यू रियली थिंक कि आने वाले समय में भी किताबों का वजूद या किताबों को भी पढ़ने वाली पीढ़ी रहेगी, लोग रहेंगे? निश्चित रूप से रहेगी। अब परिवर्तन जो है डिजिटल क्रांति के माध्यम से हर क्षेत्र में आया है, तो किताब भी इसे अछूता नहीं है। लेकिन एक दफ़ा पटना में पुस्तक मेला हो, भुवनेश्वर में हो, दिल्ली में हो, कई बार जाने का मौका मिलता है, तो नए वर्ग के लोग भी आ रहे हैं, पुस्तक खरीद रहे हैं, तो ये एक सुखद संदेश है। लेकिन ये आपने सही कहा कि चैलेंज है कि पुस्तकों का जो एक अर्थव्यवस्था है, खास करके जो नए लेखक हैं उनका स्ट्रगल जो है, उनकी पुस्तकें नहीं बिक पाती हैं, तो पब्लिशर एक अलग सा माहौल रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम से लेखकों को भी मौका मिला है कि वो डायरेक्टली पब्लिशर से जुड़ जाएं और नए माध्यम से अपनी पुस्तकें छपवाएं। तो परिवर्तन का समय है और इसको तो सकारात्मक रूप से लेना पड़ेगा। सर, लास्ट सेगमेंट, बिहार कैसा? बिहार को बड़ा ही वर्सटाइल भी माना जाता है। यूपी बिहार में जब कैडर से अलॉट होते हैं तो अधिकतर जो ट्रेनी अफसर हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ भी ठीक है, उनका अलॉटमेंट होता है, उनको मिलता है। कितना बढ़िया, क्या अनुभव रहा है बिहार का? आपका 2015 से आप इस जॉब में हैं और मुझे लगता है कि काफी आपका सक्सेसफुल करियर रहा। कितना वर्सटाइल है बिहार? बहुत वर्सटाइल है, अलग अलग क्षेत्र हैं यहाँ पे। मगध क्षेत्र अपने आप में अलग है, और चंपारण जैसे कि यहाँ पर अलग माहौल है, कोसी क्षेत्र में अलग चैलेंजेस हैं, शाहाबाद में अलग चैलेंजेस। तो एज ए करियर बहुत ही
एनरिचिंग एक्सपीरियंस है और लोग बहुत अच्छे हैं। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, जो एनसीईआरटी का डेटा है उस हिसाब से देखा जाए तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं तो उसमें हम लोग कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस है ये। इसलिए मैं केवल नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसी राज्य का हूँ। जो भी मित्र हैं सर्विसेज में अलग, हमेशा इस चीज़ को कहते हैं कि यहाँ आकर जो प्रोफेशनल जो नॉलेज हम लोग को हुआ, या कहें वो लोगों के संवाद से लेके या इन्वेस्टिगेशन को लेके, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, रिच एक्सपीरियंस भी रहा वो सब। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला जो कार्यकाल होगा अन्य जनपदों में इसके अलावा भी वो भी इसी तरह से उज्जवल रहे, और आपने सब समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांतेश मिश्रा साहब। कांतेश दरअसल हनुमान जी के नाम का भी एक उपनाम उसको कह लीजिए कहा जाता है, और इसका एक मतलब ये भी है कि साहसपूर्ण, मित्रतापूर्ण एक व्यक्ति है जो अपने लोगों के लिए लोगों के साथ खड़ा है। कांतेश साहब उसी में से हैं। पाटलिपुत्र की छांव से लेके मगध का मन उनका है। उन्होंने बिहार राज्य में पैदा हुए, यहाँ को वो जिया है, और अब उनका वो ही फील प्राउड कि उनको इसी स्टेट में सर्व करने का मौका मिला है। तो शख्सियत की किसी और कड़ी में किसी और दिन कराएंगे आपके किसी और व्यक्ति से मुलाकात। फिलहाल आज हमें दीजिए इजाजत। इस खबर पर मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद अख्तर। ये खबर आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं आदित्य। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।